नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हमारा मैथ का सेकंड पेपर है। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 17वां है। हम लोग लेक्चर नंबर 16 तक देख रखा है और आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। इसके पहले हमने कुछ थ्योरम्स भी किए थे, कुछ नोट पॉइंट्स भी लिखे थे। आशा करते हैं आप लोग पढ़े होंगे और अपना रिवीजन कर रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। तो सबसे पहला आज हेडिंग जो लगाएंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, जो आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन। क्लियर? सभी ने हेडिंग लगा ली। चलिए डिफिनीशन सबसे पहले लिखिए। डिफिनेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन कहेंगे किसको, तो उसे लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक, तो चलिए डिफिनेशन लिख देते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन on set X, then R is said to be equivalent relation if it is satisfy the following कंडीशन। इसके बाद डैश कर दीजिएगा। ठीक, कह रहा है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, वो कुछ भी हो सकता है, एंड आर बी अ रिलेशन, और आर एक क्या है, रिलेशन है सेट किस पे, एक्स पे। यानी कि रिलेशन अगर बात की जाए तो आर किसका सबसेट होगा, आर इज द सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स का। बीच में जो लिखा गया है इसको क्रॉस पढ़ेंगे, लेकिन जो यहाँ पर लिखा गया है इसको बड़ा दिखाइएगा और बीच वाला छोटा दिखाइएगा, इससे पता चले क्रॉस का चिन्ह है और बाकी दोनों एक्स के चिन्ह है। ठीक, क्लियर है सबको, दिख रहा है? क्लियर, ब्लर तो नहीं हो रहा है किसी को ना? चलिए तो यहाँ पर समझिए, तो हमारा रिलेशन किसका सबसेट होगा, एक्स क्रॉस एक्स का। ठीक, हम लोग जान भी रहे हैं कि आर क्या होता है, या तो पूरा एक्स क्रॉस एक्स ही हो जाए या तो उसका सबसेट हो जाए। ठीक, कह रहा है कि हमारा जो रिलेशन आर है इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा कब, जब वह क्या करे, नीचे दिए गए फॉलोइंग कंडीशन को फॉलो करे। तो कंडीशन क्या क्या है सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, लिखिएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। और हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो लोग अभी तक नहीं लेक्चर लिए हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसके पहले वाले लेक्चर में, तो लोग पहले पुराना वाला लेक्चर देख लें, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पुराने वाले लेक्चर से मैच कर रहे हैं और उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग पुराने वाले लेक्चर देख कर ही इस लेक्चर को देखिए, नहीं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। और दूसरा कंडीशन कह रहा है आर इज सिमेट्रिक। आर इज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? और थर्ड कंडीशन है, 3 कंडीशन इसमें दिए जाते हैं, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में थोड़ा पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, अगर सभी रिलेशंस की बात की जाए तो, क्योंकि इसमें सारे रिलेशन आ जाते हैं, इसीलिए इस रिलेशन को ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर? और इसका इक्विवेलेंस रिलेशन का अभी हम आगे देखेंगे कैसे यूज है। अब इसी पे टॉपिक्स काफ़ी चलेंगे और इस पे ही थ्योरम्स चलेंगे, तो इसको समझते रहिए, इसके थ्योरम्स को समझते रहिएगा। ठीक, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा था कि हाँ इक्विवेलेंट रिलेशन किसको कहेंगे,
अब यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे, ठीक, और आप लोग समझ जाएंगे। कह रहा है कि R जो है हमारा रिलेशन किस सेट पे, ऑन X पे, यानी कि कहा जा रहा है कि जो हमारा R होगा सबसेट किसका होगा, X क्रॉस X का। ये दिमाग में इमेज बननी चाहिए, ठीक। अब एक रिलेशन है और इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, अब नया नाम दे देंगे एंट रिलेशन, ठीक, समझ रहे हैं। इसको कब कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, जब हमारा R क्या हो जाए, इक्विवेलेंट रिलेशन कहा जाएगा कब, जब इन तीनों कंडीशन को फॉलो करे। क्या हो जाए, R क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, R इज क्या हो जाए, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाए, R इज क्या हो जाए, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाए, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, बताइए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करते हैं तब हमारा R क्या हो जाएगा, तब हमारा R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो यानी कि R क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, तब हमारा से यहाँ से इम्प्लाइज करेगा क्या, कि अगर हमारा R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट होता है क्या, अगर हमारा R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और R इज सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन R इज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, क्या फिर भी जो हमारा रिलेशन R है क्या वो इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक। जब तक इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर R फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं हो जाएगा। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, जो लोग 12 पास करके आए हैं, 12 पास करके आए हैं, तो वहाँ पर कंडीशन होती थी कि आप लोग सभी सब्जेक्ट में पास होना रहता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट को पास कर लिया तो आप पास हो गए, आपको पास माना जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ पर कंडीशन दी जाती है कि आप सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, तभी माना जाएगा कि आप क्या हैं, क्लास 12 में पास हैं। तो ये सारी जो कंडीशन रहती है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी है कि जब ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी हमारा जो रिलेशन R होगा उसको कहेंगे हम क्या, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो, जिससे आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, कि जो हमारा सेट X है, क्या ले लें, जो कहिए आप ले लेते हैं, एकदम नॉर्मल सा लेते हैं, जैसे हम लोग ABC अभी तक लेते आए हैं, तो उसी को लेंगे ABC। क्लियर, जिससे आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर सवाल करने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर समझाने का उद्देश्य है कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, जिससे आप लोग समझ पाएँ। क्लियर, तो चलिए एक रिलेशन हम इस पर डिफाइन कर देते हैं। R मान के लेते हैं कि R या तो अगर सही मान लीजिए क्वेश्चन दिया है और हमारा क्वेश्चन दिया है कि इस पर जो डिफाइंड है हमारा R, तो यहाँ लिख लीजिएगा कामा करके कि R1 इज सबसेट ऑफ X क्रॉस X। क्लियर, तो R1 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है A कामा A एंड B कामा B एंड C कामा C। केवल आपको ये बताना है कि जो हमारा R1 है क्या वो इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो सबसे पहले अगर पहला R1 दिया है, दूसरा दिया हुआ है R2, दूसरा रिलेशन, क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B में कह रहा है कि A कामा A दिया हुआ है, B कामा B, C कामा C एंड A कामा, देखिए A कामा A, B कामा B, C कामा C कामा A, यहाँ पर लिखिएगा C कामा A, और अगला दिया है A कामा C। ये हमें रिलेशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा, लेट X बी X इक्वल टू इतना ABC एंड R1 एंड R2 बी द रिलेशन ऑन X। जब क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को एग्जाम में कैसे पूछेगा हम बता दे रहे हैं, ऑन X देन सो दैट R1 इज, या तो कहेगा हाउ चेक, या तो कहेगा सपोर्ट योर आंसर, चेक भी कह सकता है, सपोर्ट योर आंसर, R1 इज रिफ्लेक्स इक्विवेलेंट रिलेशन, R2 इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है R1 एंड R2 इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं, तब उसके बाद अपना आंसर देना है कि R1 रिफ्लेक्सिव है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि R1 हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। फिर R इज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की बात करेंगे। R इज क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव, तो हम लोग ट्रांजिटिव की बात करेंगे। और लिखने का तरीका यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है।
आप ऐसे देख के तो बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या करना होता है, आपको लिखना होता है। तो कैसे लिखा जाएगा उस तरीके को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते होंगे तो बहुत सारे ऐसे ही बता देते हैं टीचर्स कि ये देखिए यहाँ पर A, भी है, B, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव हो गया, फिर ट्रांजिटिव हो गया, फिर सिमेट्रिक हो गया। लेकिन लिखना नहीं जानते हैं तो आप लोग एग्जाम में भी नहीं लिख पाते हैं उस तरीके से, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। हालांकि आप लोग जानते रहते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं, ठीक। लेकिन अगर आप लोग लिखेंगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन दैट x इक्वल टू A, B, C and R1 is the relation on x सच दैट, किस प्रकार से हमारा रिलेशन है R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लिख लेंगे उसी को A, सच दैट कहने का मतलब इस सारी सिंबल्स को हम पहले शुरुआती ही लेक्चर नंबर 1 में ही, ये 1 में शायद हमने बताया है सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन जब जिसमें आएगा आप लोग सर्च करेंगे रियल एनालिसिस इंट्रोडक्शन, तो वही लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ही। तो उसमें सर्च करेंगे तो जितने भी सिंबल्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं और उसका अर्थ भी बहुत अच्छे से हमने समझा रखा है। तो वहाँ जाके देख लीजिए, जिससे आप लोगों को जब भी हम सच दैट लिखें, इम्प्लाइज दैट लिखें, दिस इम्प्लाइज दैट लिखें, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखें, इन सारी चीज़ों का अर्थ समझ में आना चाहिए, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, तो A, और हमारा क्या दिया था, B, एंड C, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि R1 इज रिफ्लेक्सिव। तो लिखेंगे फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, पहला कंडीशन क्या करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए चेक करेंगे। तो देखेंगे R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हेडिंग लगा लीजिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो यहाँ से चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि सेट x में जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ पर, x में, सच दैट कि जो x का रिलेशन x से है वो किस में होना चाहिए, r में, r में होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन r है जो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उन सभी एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? यानी x का x से रिलेशन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि a है तो a का a से रिलेशन होना चाहिए, b का b से रिलेशन होना चाहिए, c का c से रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए और a b से भी रिलेट करे और इसके अलावा भी अगर कोई दूसरा एलिमेंट दूसरे से रिलेशन में रहता है तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। हमें केवल ये चाहिए कि a का a से होना चाहिए, b का b से रिलेशन होना चाहिए एंड c का c से रिलेशन, यानी कि इट सेल्फ, यानी खुद का खुद से रिलेशन हो और दूसरे से भी अगर रिलेशन हो जाता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? जैसे दोस्त क्या होते हैं, 2 लड़के हैं, मान लीजिए 3 लड़के हैं, एक लड़के का दोस्त ए भी हो गया और इसका दोस्त ए भी हो गया, तो यानी कि ये भी इसका दोस्त है, ये भी इसका दोस्त है, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि जो ए वाला, मान लीजिए ए है, ए बी है, सी, लेकिन सी कह रहा है कि हमारा दोस्त ए होना चाहिए, ठीक। बी हो चाहे ना हो, बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? तो कह रहा है कि इसका रिलेशन ए से होना चाहिए। तो ए कहने का मतलब है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि दोनों यहाँ पर पर्सन अलग अलग हैं, लेकिन कंडीशन जैसे यहाँ पर बताई जा रही है उस आधार पर देखिए। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर x का x से ही रिलेशन होना चाहिए, यानी खुद का खुद से, ठीक। क्लियर है सबको? और दूसरे से भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? समझ में आ रही है? यानी ये कह रहा है ए हमारा दोस्त होना चाहिए और ए बी का भी दोस्त हो, उससे हमसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ए हमारा क्या होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए। अगर ए बी का भी दोस्त हो जा रहा है तो मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को क्या होता है, जैसे ए बी 3 पर्सन है, अगर ए का दोस्त बी है और बी सी का दोस्त बन जाए तो क्या होती है, इसे चिढ़ होने लगती है कि बी सी का दोस्त कैसे बन गया। और किन में होता है आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी का दोस्त है और बी किसका दोस्त हो जाए, सी का, तो क्या होती है, ए को चिढ़ मचने लगती है कि बी सी का दोस्त कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कह रहा है ए हमारा दोस्त हो, अगर बी सी के
सी का दोस्त है तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, वो हो चाहे ना हो। सी बी और किसी से भी दोस्ती कर ले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा दोस्ती क्या होना चाहिए, बी से होना चाहिए, बी हमारा दोस्त बना रहे, ये कंडीशन कह रही है। समझ रहे हैं सभी लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है कि यक्स का यक्स से होना चाहिए। अगर यक्स का वाई से भी हो जाता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन यक्स का यक्स से होना ही चाहिए। अगर छूट जाता है एक भी एलिमेंट, और कभी कभी क्या होता है, देखिए ए का ए से रहता है, बी का बी से रहता है रिलेशन, लेकिन सी का सी से नहीं रहता, यानी कि कोई एक एलिमेंट भी हमें ऐसा मिल गया जिसका रिलेशन खुद से ना हो, यानी कि इट सेल्फ ना हो, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए कामा ए, सॉरी सिंस ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए कहाँ बिलोंग कर रहा है बताइए, ए बिलोंग्स टू यक्स एंड ए कामा ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, ए कामा ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखिए R1 में। ऐसे ही लिखेंगे बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखिए बी बिलोंग्स टू यक्स एंड बी कामा बी आल्सो बिलोंग्स टू कहाँ पर, R1 में कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, दिख रहा है सबको। और लिखेंगे सी बिलोंग्स टू क्या, यक्स एंड सी कामा सी बिलोंग्स टू क्या, R1। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से पता चल गया कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कहाँ पर, यक्स में, और हमें उसके लिए क्या मिल रहा है, ए कामा ए मिल रहे हैं, बी कामा बी, सी कामा सी, यानी कि मिलने चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली क्या, R1 इज क्या हो जाएगा बताइए, रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया तो हम सारे एलिमेंट को नहीं दिखाएंगे, उसी एलिमेंट को देखकर सीधे यहाँ लिखेंगे एक ही एलिमेंट को, उसी एलिमेंट को जो कि इन कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है, उसको लिखकर बता देंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि और एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए 10 एलिमेंट होंगे तो लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे 10 एलिमेंट, ठीक। अगर पूछा जाएगा तो सीधे दे देगा किसी स्क्वायर के रूप में, इक्वेशन के रूप में, और कहेगा कि चेक कीजिए कि ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। उस कंडीशन में आपको यही रखना होता है, क्या करना होता है कि यक्स से रिलेशन दिखाना होता है। उस कंडीशन में हम क्या रख देते हैं, यक्स को यक्स के बराबर रख देते हैं और चेक करते हैं कि जो कंडीशन दी गई है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक। जैसे हमारा दे दिया जाए यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। हमारा रिलेशन किससे है, एक्स रिलेटेड टू वाई, और किस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि इक्वल है किसके बराबर, 5 के बराबर, ठीक। और हमारा एक्स कामा वाई क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में 1 कामा 2 दे दिया हुआ है मान लीजिए, और दूसरा दिया है 2 कामा 1 दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए 1 कामा 1 रखेंगे, तो यानी कि 1 रिलेटेड टू 2, तो यहाँ से 1 रिलेटेड टू 2 क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वल मत लिखिएगा, इंप्लाइज लिखिएगा कि हमारा रिलेशन ये दिया हुआ है। तो यहाँ इंप्लाइज करेगा एक्स जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 + 1 क्या होगा 5। तो क्या 5 की इक्वल नहीं है, है, यानी कि हमारा 1 कामा 2 कहाँ बिलोंग किया, रिलेशन में, ठीक, जो आर है, ठीक। और एक्स का 1 और 2 कहाँ बिलोंग किया, एक्स वाई, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 कामा 5, तो देखिए 1 और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, लेकिन 1 किससे रिलेट होना चाहिए, 1 से, लेकिन यहाँ पर 1 से रिलेशन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं ही रहेगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं। लेकिन हमारा कंडीशन ऐसा दे दिया और ये सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, और हमारा कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर x की जगह पे x ही रखेंगे, तो यानी x रिलेटेड टू x करेंगे या y रिलेटेड टू y खुद का खुद से करेंगे। तो जैसे ही x कामा x यहाँ रखेंगे तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ x रिलेटेड टू x, और वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और देखेंगे एक्स स्क्वायर जो हमारा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर बोल दे कि हमारा जो x है क्या है, और यहाँ कहते हैं लेस देन 0, कंडीशन भी दिया रहे कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा वो 0 से छोटा आएगा। रिलेशन हमारा ये कह रहा है, और हमने निकाला कि 2x स्क्वायर, और x कह दिया आपका कि x बिलोंग्स कहाँ है, रियल नंबर। यहाँ पर देखिए रिलेशन नहीं है, रियल नंबर है, तो इसको डबल यहाँ लिखा जाता है। ऐसे हम सारे सिम्बल्स बता रखे हैं आपको कि ये रियल नंबर है, यानी कि x की वैल्यू कहाँ से आएगी, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में अगर लें हम और इसमें पुट करें तो क्या देखेंगे कि क्या है, हमेशा 0 से छोटा आएगा कि नहीं। तो देखिए ये स्क्वायर है, तो आप निगेटिव नंबर भी रखेंगे तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 पॉजिटिव नंबर हैं, और 2 पॉजिटिव नंबर को कभी भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव नंबर ही आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर हमेशा आएगा ये तो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि 1 का 1 से कभी भी रिलेशन नहीं होगा और 2 का 2 से कभी भी रिलेशन नहीं होगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये दिया हुआ रिलेशन है x² + y² लेस देन 0, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। किस सेट में, x कहाँ बिलोंग करेगा, R में। तब क्लियर है, यानी कि वो सेट क्या होगा, R के लिए कहा जा रहा है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। तो हमने एक सवाल देखा कि ए आर एच क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। अभी देखिए हम चेक कर रहे हैं इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए, तो हमने एक केस चेक कर लिया है और हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग समझिए बहुत अच्छे से, कोई इतना समझाता नहीं है लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ फिर भी, ठीक। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, दूसरा क्या होना चाहिए, सिमेट्री। तो यहाँ लिखेंगे सिमेट्री रिलेशन। लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखना है आप लोगों को, वो सारी चीज़ें। तो अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कंडीशन, आप लोगों को पता है। यहाँ पर थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं। कहता है कि x रिलेटेड टू y। अब देखिए यहाँ पर फार ऑल की बात नहीं की जाती है। क्लियर, कहता है कि यदि x क्या कर रहा है, इफ़ x रिलेटेड टू y, ठीक। रिलेटेड करने का मतलब कि x, y कहाँ बिलोंग करे, R1 में। अगर हमने रिलेशन R1 लिया है तो अगर R है तो R ही समझिए, अभी जनरल समझिए कि रिलेशन हमारा R है। तो कहता है कि इम्प्लाइज करे क्या कि y का क्या है, x भी कहाँ चला जाए, R में। तब उस केस में हम क्या कहेंगे, अगर x का y से भी दोस्ती है और y का x भी रिलेशन है, तब कहा जाता है कि वो क्या है, सिमेट्रिक। देखिए अब यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए a b का दोस्त है, ठीक। यानी एक तरीके से a समझता है कि b हमारा दोस्त है, यानी a b से रिलेशन रख रहा है कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन b इसको अपना दोस्त नहीं समझता है, यानी कि ये अपना रिलेशन इससे नहीं रखता है। कहता है कि ये हमारा दोस्त है कि नहीं, वो कहता है कि नहीं है मेरा, ठीक, मान लीजिए। तब इस केस में क्या होगा कि a का b से तो है रिलेशन, a b को क्या बना रहा है, अपना दोस्त, लेकिन b कह रहा है कि a हमारा क्या है, दोस्त नहीं है। क्लियर, वन साइडेड एक तरीके से चल रहा है कि बहुत लोग होते हैं कि वन साइडेड चलते हैं, कि मान के चलते हैं कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन बाद में दूसरा वाला मान के चलता है कि वो मेरा दोस्त है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये पहला वाला मान के चलता है कि वो मेरा दोस्त है, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स लेते चलिए, व्यवहारिक एग्जाम्पल्स, और समझते चलिए। लेकिन यहीं पर हो जाए ए कहे कि मैं बी का दोस्त हूँ और बी भी कहे कि मैं ए का दोस्त हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ए बी का दोस्त हो गया और बी किसका दोस्त हो गया, ए का। तो इस केस में अगर ये दोनों चीज़ें हमको मिल जाती हैं तो क्या हो जाए, वो सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि कह रहा है कि अगर ए कामा बी है तो अगर बी कामा ए भी होना चाहिए किसमें, रिलेशन में, ठीक। तो यहाँ चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो हमारे सेट में, देखिए बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में जितने लड़के पढ़ रहे थे सब लोग इन सभी चीज़ों में कंफ्यूज रहते थे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो लोग भी इन सब सारी चीज़ों में कन्फ्यूज रहें। तो आप लोग देखिए, जैसे कह रहा है ए कामा बी कामा सी, तो यहाँ पर एक कंडीशन नहीं है कि फॉर ऑल, जैसे रिलेशन के लिए क्या था, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन था कि सारे एलिमेंट के लिए वो बातें लागू होनी चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पर कहता है कि जो एलिमेंट रिलेशन है, जैसे मान लीजिए ए बी से रिलेशन में है, अगर ए बी से रिलेशन में है तब हमारा बी ए से रिलेट होना चाहिए, ऐसा कहता है। अगर ए का सी से रिलेशन है तब हमारा क्या होना चाहिए, सी का ए से रिलेशन होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाना है। मान लीजिए यहाँ पर ए का ए से रिलेशन है तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए का खुद से मिलना चाहिए, यानी कि ए का ए से, तो यहाँ पर ए का ए खुद ही है, तो यहाँ पर रिलेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कंडीशन नहीं है कि ए का सी से भी हो या ऐसा बी का भी हो, सी का सी से भी हो। अगर हमें केवल यही दिया है रिलेशन, मान लीजिए कोई R1 दे दिया ए का ए से रिलेशन, मान लीजिए R1 = दिया है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बी का बी से दिया है, सी का सी से दिया है, या फिर हमें दे दिए R1 = हमें दे दे ए रिलेटेड टू बी, इतना ही दे दे, और कह दे ए रिलेटेड टू बी दे दे। तो अगर इतना भी कहा है तो हम लोग चेक करेंगे कि ए कामा बी अगर R1 में है तो हमें क्या मिलना चाहिए, बी कामा ए भी कहाँ मिलना चाहिए, R1 में। अगर बी कामा ए मिल जाता है इसमें तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक। तो अगर हम R1 में डाल दें क्या, ए कामा बी है और क्या भी डाल दें बी कामा ए, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, चाहे बी सी का रिलेशन हो चाहे ना हो। क्लियर, समझ में आ रही बातें सारी चीज़ें। तो जो एलिमेंट है, यानी एक है तो दूसरा भी होना चाहिए, बस इतनी बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या करते हैं लड़के, समझ लेते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव में हमने कहा फॉर ऑल,
ए कामा बी कामा सी, यानी जितने भी एलिमेंट, फाराल जैसे कहते हैं, यानी एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन। लेकिन यहाँ पर कहता है कि यदि रिलेशन है तब ऐसा होना चाहिए। कह रहा है कि ए बी का दोस्त हो तब भी ए का दोस्त होना चाहिए, ये कंडीशन कह रही है। अगर ए बी का दोस्त है तब ऐसा हमको दिखाना है। अगर ए बी का दोस्त ही नहीं है तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे कि बी ए का दोस्त होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें समझते रखिए। समझ में आ रही सारी चीज़ें ना? जिनको नहीं समझ में आएगा वो बता दीजिएगा। ये कह रहा है कि ए अगर बी का दोस्त है तब भी ए का दोस्त होना ही चाहिए, तभी उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक। लेकिन ए बी का दोस्त है ही नहीं है तो उसके आगे हम कुछ चर्चा ही नहीं करना है। तब कहता है कि आप आगे मत कहिए उसके बारे में, वो सिमेट्रिक ही होगा तब। क्लियर? समझ में आ रही सबको बातें? अगर रिलेशन में कोई ए बी से रिलेटेड में आ गया, अगर कोई भी एलिमेंट आपको मिल जाए, मान लीजिए एक्स रिलेटेड टू वाई, अगर हमें एक्स कामा वाई आर में मिला तो हमें दिखाना होगा कि वाई कामा एक्स आर में है। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि जितने भी एलिमेंट्स एक्स में सभी एलिमेंट के लिए दिखाना है, हमें उस आर में देखना है। यानी कि फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। एक तरीके से समझिए, वहाँ चलता था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? एक्स कामा एक्स। यानी फॉर ऑल किस में लगता था? एक्स में। क्लियर? यानी कुछ सेट में, जो हमें सेट गिवन होता है। लेकिन यहाँ पर लगता है फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, कहाँ? रिलेशन में। यानी कि जो एलिमेंट्स एक्स कामा वाई टाइप के कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? हमारे रिलेशन में। उन सभी एलिमेंट के लिए हमें मिलना चाहिए क्या? वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है सबको? अब समझ में आ रही बातें? यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ रिलेशन देखिए रखा गया है। सिमेट्रिक में कह रहा है कि रिलेशन में जो एलिमेंट है, रिलेशन यानी कि देखिए यहाँ पर जैसे हमारा R1 में ए कामा ए पहला एलिमेंट, किस टाइप के एलिमेंट है? R1 में ए कामा ए, एक्स कामा वाई टाइप, यानी कोऑर्डिनेट टाइप के एलिमेंट्स हैं। जबकि यहाँ पर क्या है? अलग अलग हैं, ए बी सी टाइप के हैं। ठीक, तो यहाँ कोऑर्डिनेट टाइप के हैं। तो पहला एलिमेंट अगर पूछा जाए तो क्या होगा हमारा? ए कामा ए। दूसरा एलिमेंट पूछा जाए तो बी कामा बी, और तीसरा एलिमेंट पूछा जाए तो सी कामा सी है। क्लियर? तो इसमें 3 एलिमेंट है। ऐसा मत कर दीजिएगा गिन के कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर गलतियाँ ये भी करते हैं लड़के, गिन लेते हैं कि 1 2, जैसे ए कामा ए लिखा है तो इसको 2 एलिमेंट गिनते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ए कामा ए टाइप के हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना ए कामा ए, जो पेयर बना या जोड़ा बना, ऐसे समझिए। तो ये जो जोड़ा बना उसको हम ये कहते हैं। जैसे कि बिस्किट में पार्ले जी का बिस्किट हो या किसी और चीज़ का बिस्किट हो, 20-20 हो, 50-50, कुछ भी कोई भी बिस्किट हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक ही बिस्कुट है। बिस्किट क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि 1 पैकेट है, किसका? बिस्किट का। तो 1 पैकेट जैसे बोलते हैं तो उसमें बिस्किट नहीं बताते हैं कि इसमें अगर 7 बिस्किट है तो 7 पैकेट थोड़ी ना कह देंगे, उसको 1 ही पैकेट कहेंगे ना। ठीक इसी प्रकार ए कामा एक पेयर में है तो उसको एक ही एलिमेंट कहेंगे, लेकिन एलिमेंट किसका कहेंगे? आर का। अगर यही बात करना हो कि ए कामा ए किसका एलिमेंट है, तब कहेंगे एक्स, तो कहेंगे ए एक एलिमेंट है और बी भी एक एलिमेंट है, किसका? एक्स का। तो वहाँ पर ए और कामा बी जब गिनेंगे तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हो गए। क्लियर? समझ में आ गई बातें? चलिए, तो इन सारी कन्फ्यूजन को आप लोग दूर रखिएगा। क्लियर? चलिए अब दिखाते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे सिंस ए कामा ए कहाँ बिलोंग कर रहा है। देखिए एलिमेंट को देखना है, क्योंकि हमारे आर में देखिए R1 में क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए। ए कामा ए था हमारा, बी कामा बी था, एंड सी कामा सी था। हम एक बता रहे हैं, आप लोग प्रयास करेंगे R2 के लिए लिखने का। ठीक, अगर हो जाएगा तो बता दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम लोग अगले लेक्चर में उसको भी इंक्लूड करेंगे, उसको सॉल्व करने का और लिखने का तरीका बताएंगे। लेकिन जो ये ध्यानपूर्वक सुन रहा है, समझ रहा है इन सब सारी टॉपिक्स को, तो लोग आप बाकी सवाल कर ले जाएंगे। तो जिससे हमें और समय ना देना पड़े इन सब चीज़ों पे, इसीलिए हम इस सवाल के, एक ही सवाल के ऊपर इतना समय दे रहे हैं। क्लियर? चलिए, क्योंकि क्या होता है कि 100 सवाल कराएं और आपको एक भी सवाल ना समझ में आए तो कोई मतलब नहीं। अगर हमने एक ही सवाल बताया और आपको समझ में आ गया तो आप 100 सवाल कर ले जाएंगे। क्लियर? तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कह रहा है कि ए कामा ए कहाँ बिलोंग कर रहा है। देखिए हमें चेक करना है फॉर ऑल जितने भी एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, किस में? एक्स कामा वाई जितने हैं कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? R1 में। इन सभी के लिए क्या मिलना चाहिए? वाई कामा एक्स। अगर ऐसा नहीं मिला तो हम कहेंगे वो क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए देखिए ए कामा ए बिलोंग्स कहाँ पर? R। तब हमें क्या मिलना चाहिए? ए कामा ए का ए से रिलेशन है, तो हमें क्या चेक करना है? ए कामा ए से रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ से लिख देंगे ए कामा ए
ए का उल्टा क्या होगा, ए कामा ए ही होगा। तो क्या ए आर में बिलोंग कर रहा है, बताइए, देखकर ही बताना होगा यहाँ पर सारी कंडीशन। तो हाँ, हमें पता है सेट में दिख भी रहा है जो रिलेशन है, तो यस, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई। तो ऐसा एलिमेंट है ये जो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बी कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो भी R1 में बिलोंग कर रहा है। ये इम्प्लाइज कर रहा है क्या कि बी कामा बी आल्सो बिलोंग टू कहाँ पर, आर। अब फिर लिखेंगे सी कामा सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, R1 में। तो ये आल्सो इम्प्लाइज कर रहा है क्या, सी कामा सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, R1 में। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे बताइए। तो अब हमने कंडीशन भी इसके पहले पढ़ा था, या तो आप सीधे लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि R1 इज रिफ्लेक्सिव, तो ऐसा मत लिखिएगा, यहीं पर लिखिएगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक। कभी कभी R1 के लिए तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए तो लिख भी सकते हैं कि अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा ही होगा। हमने बताया था पहले भी, कंडीशन एक सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप लोग दिखाइएगा, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से लिखना चाहें जो लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट, मैं जानता हूँ कि R1 इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इसलिए जो हमारा R1 होगा वो सिमेट्रिक भी होगा। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, रॉन्ग चीज़ें हो जाती हैं। यदि रिफ्लेक्सिव हो तो मान लीजिए उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा चला गया है, ए कामा बी, और हमें बी कामा ए नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो शायद रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं किए थे ना, रिफ्लेक्सिव का कुछ और भी था, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो क्या हो, सिमेट्रिक हो। रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक जरूरी नहीं है कि हो, क्लियर। लेकिन जो कंडीशन हमने बताई थी उस कंडीशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उन सब चीज़ों को। तो अभी हमने जो कहा कि रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होगा, ये रॉन्ग है, ठीक। लेकिन ऐसा वहाँ पर शायद नहीं था, क्लियर, कुछ और ही था उसकी जगह पे। अगर रिफ्लेक्सिव है तो क्या हो जाएगा वो बताइए, अगर कोई रिलेशन है कि वो रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ, वहाँ पर कंडीशन था कि R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऐसा हमको एग्जाम्पल देना था, तो हमने दिया भी था। तो यानी कि R1 रिफ्लेक्सिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो, तो ऐसे ही जैसे हमने अभी यहाँ पर लिया ए कामा बी, R1 में हमने लिया है। अगर एक एलिमेंट और ऐड कर दें, ए का ए से लिए थे, बी का बी से, जैसे यहाँ पर ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, अगर इसी में एक एलिमेंट और डाल दें ए कामा बी, तो क्या सिमेट्रिक रह जाएगा, क्योंकि बी कामा ए इसमें नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए देखेंगे। तो एक एलिमेंट हमें ए कामा बी ऐसा मिलेगा जो कि जिसके लिए क्या है, बी कामा ए इस सेट में नहीं है, जबकि ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ए का ए से है, बी का सी के से सी से है। लेकिन ए का, अब देखिए ए बी है तो हमसे उसको कोई मतलब नहीं, हमें तो चेक करना था फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग टू एक्स में, तो एक्स में ए बिलोंग कर रहा था, बी बिलोंग कर रहा था, सी बिलोंग कर रहा था। तो इन सभी के लिए हमें सेल्फ मिल गया, सेल्फ रिलेशन, जबकि यहाँ पर बी कामा ए है, सिमेट्रिक के लिए में बी कामा ए नहीं मिला, क्लियर। चलिए, तो यहाँ सभी के लिए देख रहे हैं जितने भी फॉर ऑल ए कामा ए यानी कि एक्स कामा वाई जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R1 में, और सभी के लिए क्या मिल रहा है, उसका अपोजिट भी मिल रहा है रिलेशन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली R इज क्या हो जाएगा बताइए, सिमेट्रिक। यही लिखने का प्रोसेस है, इस एक प्रोसेस को लिखना जान जाएंगे तो सभी सवाल में ऐसे ही करेंगे। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, यहाँ पर शायद जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, इतने ही जगह में प्रयास करेंगे हो जाए, क्लियर। चलिए करते हैं।